समझते हैं ध्यान से। देखिए आज हम जानेंगे कक्षा के बारे में। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। ओके, देखिए कक्षा किसे बोलते हैं तो पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कक्षा बोलते हैं। नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कक्षा बोलते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस वृत्ताकार में घूमता है उसे ही हम लोग कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ओके, अब समझते हैं। कक्षा को हम लोग KLMN आदि के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ठीक है, कक्षा की संख्या बोलेगा या फिर कक्षा जो होते हैं KLMN के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। नाभिक में सबसे नज़दीक वाले कक्षा को क्या बोलते हैं तो K होता है। जैसे कि K है तो नाभिक में सबसे नज़दीक कक्षा में कौन आएंगे तो वो K आएंगे, उसके बाद L आएंगे, फिर M आएंगे, फिर N आएंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए बोर ब्यूरी मतलब क्या हो गया? नील्स बोर के अनुसार, इसके मॉडल के अनुसार क्या बोला गया है कि बोर ब्यूरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग NH/2 π होगा। NH/2 π होगा। अब देखिए कोणीय संवेग बराबर क्या होता है तो mvr होता है। क्या होता है? mvr होता है। ओके, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? nvr होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए और यहाँ पे दिया गया है NH/2 π होगा। तो समझते हैं ध्यान से। n का अर्थ क्या हो गया तो n का अर्थ हो गया कक्षा की संख्या। n जो है कक्षा की संख्या दिखा रहा है और h जो है प्लोक नियतांक दिखा रहा है। प्लोक नियतांक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए आगे देखते हैं। तो कोणीय संवेग बराबर पूछ लिया अगर आपसे तो mvr होता है, याद रखिएगा। ओके, m का अर्थ हो गया मास, v का अर्थ हो गया वेग, रे का अर्थ हो गया रेडियस। क्या हो गया? रेडियस हो गया। ओके, अब समझते हैं आगे। देखिए अब बोला गया है प्लोक नियतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। और प्लोक नियतांक का मान पूछ लिया तो 6.626 गुना 10⁻⁻34 मतलब -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बार फिर से बोल देते हैं। प्लोक नियतांक का मान कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिएगा कोणीय संवेग का मान क्या होता है? मतलब कोणीय संवेग जो होते हैं, कोणीय संवेग का मान कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है। कोणीय संवेग का मान जो है कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है और कोणीय संवेग जो न्यूनतम होगा वो 1 होता है। कोणीय संवेग कितना होता है? न्यूनतम 1 होता है। ओके, अब समझते हैं आगे। देखिएगा यहाँ बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यही बोला गया है जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा क्या करता है? ग्रहण करता है। मतलब कि जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊर्जा आपको क्या चाहिए? और चाहिए ऊर्जा चाहिए। मतलब कि पहाड़ पे जब कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो आपको क्या चाहिए? ऊर्जा एक्स्ट्रा चाहिए। तो वही बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या करता है? ऊर्जा को ग्रहण करता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा को ग्रहण करेगा। और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा? त्याग करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा? त्याग करेगा। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए इनके अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो 2n स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, अधिकतम। अब समझते हैं ध्यान। जैसे कि आपसे पूछेगा कि के कक्षा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो 2 हो सकती है। इस तरह से लिख करके बना के लिखा है तो कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो के जो कक्षा होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो सकती है तो 2 हो सकती है। एल जो कक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो सकती है? 32 हो सकती है। ठीक है, तो कक्षा में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या बोल दिया क्रम के हिसाब से तो क्या बोलेंगे? 2 8 18 32। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती है। प्रत्येक कक्षा की जो है कई उपकक्षाएं होती है और उपकक्षाओं की संख्या अगर पूछ लिया आपसे तो वह होता है 4। कितना होता है? उपकक्षाओं की संख्या 4 होता है। याद रखिए कितना? 4 होता है। ओके, अब देखिए उपकक्षा में कौन कौन आएंगे? खाली कक्षा बोलेगा तो उसमें भी 4 ही होंगे। ठीक है, KLMN होता जो था।
ठीक है, लेकिन उपकक्षा बोलेगा तो इसमें ये हो जाएंगे sp-d-f हो जाएगा, sp-d-f हो जाएगा। उपकक्षा में कौन रहते हैं? sp-d-f होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। अब यहाँ देखिएगा उपकक्षा में जो है एस का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा अधिकतम? तो 2 होगा। पी का कितना होगा? 6 होगा। डी का कितना होगा? 10 होगा। एफ का कितना होगा? 14 होगा। मतलब कि 4-4 बढ़ रहा है। क्या उपकक्षा में क्या बढ़ रहा है? 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ओके, तो क्या याद रखना है? sp-d-f याद रखना है। अब देखते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या बोलता है? देखिए, सभी कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन संख्या एक-एक करके देना होता है, फिर उसके बाद पुनः दोहरा दिया जाता है। ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ओके, हुंड का नियम में। अब अफवाहों का नियम देखते हैं, तो ये सब आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, ये सब क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं परमाणु की संख्या देखते हैं। परमाणु की संख्या जो है ये दर्शाया जाता है जेड से। इसके खोजकर्ता कौन है? मोसले। तो आधुनिक परमाणु संख्या की खोज बोलेगा तो मोसले किए थे। और परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉन संख्या, अर्थात किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? परमाणु संख्या बराबर क्या होता है कि प्रोटॉन संख्या, अर्थात किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसे बोलेंगे? ध्यान समझिएगा। परमाणु द्रव्यमान क्या बोलता है? सूचित किया जाता है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में क्या बोला गया है? परमाणु द्रव्यमान में सूचित किया जाता है, मतलब कहने का अर्थ ये होगा परमाणु द्रव्यमान जो है किसे डिनोट किए जाते हैं तो ए से डिनोट करते हैं, और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन संख्या के योग को ही परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या होंगे? परमाणु द्रव्यमान में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम लिखा हुआ है। Na मतलब क्या होगा? सोडियम हो गया। ऊपर जो है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये ताइस है। मतलब कि ऊपर अगर लिखा रहे तो इसे आप परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोलेगा तो ऐसे बोलिएगा, सोडियम परमाणु भार कितना है या द्रव्यमान कितना है? तो 23 है। ठीक है, और ये जो है नीचे में जो है सोडियम के नीचे, Na के नीचे जो है ये वाला जो है 11 है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। तो परमाणु संख्या को नीचे डिनोट किया जाता है और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को ऊपर डिनोट किया जाता है, ऊपर लिखा जाता है। ओके, भार को ऊपर या द्रव्यमान को भी ऊपर। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा, ये तो उदासीन है, इसमें तो ना माइनस है ना प्लस चार्ज। जैसे कि देखिए इस तरह से लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसमें इस तरह से माइनस प्लस चार्ज है, आगे में नहीं है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इस तरह से उदासीन है। जब ऐसा रहे तो याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या ऐसे 11 ही होगा, ये तो कन्फर्म है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगा। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है इसमें तो 23 में से 11 घटाना है। 23 में से जब 11 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ प्रिया प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है। सोडियम 23 प्लस है, मतलब कि क्या है? धनात्मक है। प्लस को तो धनात्मक बोलते हैं। तो समझिएगा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। देखिए जैसे कि इसमें पूछेगा कि प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगा। यहाँ भी 11 ही था, तो प्रोटॉन की संख्या नो चेंज होता है। देखिए प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो नो चेंज होता है। ठीक है, होता है चेंज कौन? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है जब प्लस माइनस रहे तब। कैसे चेंज होगा? देखिए, तो प्रोटॉन की संख्या नो चेंज, 11 के 11 ही होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 11 होना चाहिए, लेकिन प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है ना, तो प्लस मतलब प्लस का चार्ज है, तो याद रखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए क्या लिखा गया है, सोडियम के पास धनात्मक है तो अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करता है। ठीक है, प्लस में रहेगा तो त्याग करेगा और माइनस में रहेगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक समझिएगा क्या होता है। देखिए समस्थानिक किसे बोलेंगे? तो इसमें तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, मतलब कि हाइड्रोजन मान ले ये है और परमाणु भार 2 है। ठीक है, फिर मान लीजिए हाइड्रोजन
ए है, परमाणु भार 2 है। तो इसमें क्या बोला, इसमें तत्वों की परमाणु संख्या नीचे वाला होता है, परमाणु संख्या सेम है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ है, ठीक है। तो यही बोला गया है परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या, भार, द्रव्यमान मतलब भार। तो हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 है, अब बाद में हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए वो समान होना चाहिए, मतलब भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। फिर से बोल देते हैं, तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होते हैं, तो वह 3 समस्थानिक होते हैं। एक होते हैं प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए ध्यान से, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोटियम में जो होते हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के किस समस्थान में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो प्रोटॉन मारिएगा, प्रोटियम मारिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो प्रोटियम होते हैं। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में, ठीक है, भारी जल का प्रयोग होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट रहता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ट्राइटेरियम का किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का प्रयोग रेडियो सक्रियता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ट्राइटेरियम का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रेडियो सक्रियता में ट्राइटेरियम, भारी जल में ड्यूटेरियम, और किस में न्यूट्रॉन नहीं होते, तो प्रोटियम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोटियम के समस्थानिक हाइड्रोजन H2O जो बनता है, मतलब प्रोटियम के समस्थानिक के साधारण जो H2O बनता है, ठीक है, इसका अनुभार कितना होगा, तो 18 होगा, ठीक है। मतलब जल का अनुभार कितना होता है, तो 18 होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। ट्राइटेरियम हाइड्रोजन एकमात्र रेडियो सक्रियता समस्थानिक जो आपको बोले, ठीक है। हाइड्रोजन कौन से समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता में भाग लेंगे, तो ट्राइटेरियम भाग लेंगे। क्या लेंगे, ट्राइटेरियम भाग लेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, देखिए नभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नभिकीय मंदक और विमंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, भारी जल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन नभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कैडमियम और बोरोन का क्षार को इस्तेमाल करेंगे। कैडमियम और बोरोन के क्षार का इस्तेमाल करेंगे, क्षार का, ठीक है। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 2 समस्थानिक होते हैं, 2। और 2 कौन कौन होंगे, तो याद रखिएगा समस्थानिक को पहला होता है, ठीक है। देखिए, कार्बन के कितने समस्थानिक होंगे, 2 समस्थानिक होंगे, एक C12 होंगे, एक C14 होंगे, ठीक है। मतलब कार्बन 12 और कार्बन 14 होंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समस्थानिक में ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होंगे, तो 3 समस्थानिक होंगे। ऑक्सीजन 16 होंगे, ऑक्सीजन 17 होंगे, ऑक्सीजन 16 होंगे, ऑक्सीजन 17 होंगे और ऑक्सीजन 18 होंगे। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक और कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। ओके, अब कुछ समस्थानिक का प्रयोग होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। जीवाश्म मतलब क्या, जो जीवित हो, ठीक है। सजीव चीज का इस्तेमाल करने के लिए या खोज का या पता लगाने के लिए, आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। चट्टान का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये चट्टान क्या है, निर्जीव है। निर्जीव तो हम किसे बोलेंगे, जो हिल डुल नहीं सकता है, तो चट्टान निर्जीव ही है। तो निर्जीव चीज़ में क्या आएंगे, चट्टान आएंगे। तो इसमें इसका आयु ज्ञात करने के लिए जो है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करेंगे। पत्थर की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का, ठीक है। अब देखिए, एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए Fe48 का इस्तेमाल करेंगे, Fe48 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, रक्त परिसंचरण या रक्त के थक्का का पता लगाने और तेल कि कुआं का अध्ययन या पाइप लाइनों का रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग करेंगे। सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग करेंगे। अस्थि का उपचार के लिए फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करेंगे। घेगा रोग के उपचार के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल करेंगे। ट्यूमर की जांच के लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करेंगे। कैंसर के उपचार के लिए कार्बन 60 का इस्तेमाल करेंगे। कैंसर के उपचार के लिए कार्बन 60 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।